नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां रुपेश के घर पहुंचे हैं पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा छपरा पहुंचे हैं। रुपेश की पत्नी को भरोसा दिलाया है। रुपेश सिंह हत्याकांड में न्याय का भरोसा दिलाया है। पुलिस की थ्योरी से संतुष्ट नहीं है परिवार, जिसके बाद एसएसपी ने सोचा कि चलो रुपेश के घर जाया जाए और यहां पर परिवार को भरोसा दिलाया जाए कि जांच की जो थ्योरी है वो ठीक है। भगवान बाजार के प्रगति नगर में रुपेश का घर है। न्यूज 18 पर रुपेश की पत्नी ने पुलिस पर उठाए थे सवाल, जिसके बाद आज एसएसपी रुपेश के घर पहुंचे हैं, उनके परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। तो भगवान बाजार के प्रगति नगर में रुपेश का घर है और यहीं पर उनके परिजनों से, उनके परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे हैं एसएसपी। बता दें कि रुपेश हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थ्योरी भी सामने रख दी है और कहा है कि रोड रेज में रुपेश की हत्या हुई है, लेकिन पुलिस की थ्योरी पर परिवार को भरोसा नहीं है। रुपेश की पत्नी ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में साफ किया कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस किसी को बचाने के लिए ऋतुराज को सामने लेकर रोड रेज का मामला बता रही है। किसी बड़े अपराधी को बचाने के लिए ये पुलिस की कवायद है, जिसके बाद एसएसपी ने यहां पर रुपेश के परिजनों से मुलाकात की है। संतोष गुप्ता हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ छपरा से फोन लाइन से जुड़ गए हैं। संतोष, न्यूज 18 पर बातचीत में रुपेश की पत्नी ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाए थे और अब एसएसपी रुपेश के परिवार वालों से मिलने पहुंचे हैं। क्या कुछ लग रहा है, क्या बातें सामने आ रही है, बताइए। देखिए, अभी तक एसएसपी ने किसी मीडिया से बात नहीं की है, साथ ही अंदर भी हम लोग को नहीं जाने दिया जा रहा। हम लोग बारे में बता दूं कि लगभग 1 बजे एसएसपी पहुंचे थे यहाँ घर पे, जो प्रगति नगर में रुपेश के परिजनों का जो घर है, जहाँ पे उनकी पत्नी फिलहाल रह रही है। तो पहुंचने के बाद वो सीधे घर के अंदर गए और उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। हमारे उनके कुछ परिजनों से जरूर बात हुई, तो परिजनों ने कहा कि सांत्वना देने आए हैं, किसी तरह की बात अभी शुरू नहीं हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर परिजनों से कहा कि हम सांत्वना देने आए हैं, कोई ऐसा कोई बात नहीं, कोई पूछताछ की बात नहीं थी। उन्होंने श्योर किया कि कोई पुलिस ये नहीं है, लेकिन सांत्वना देने पहुंचे, ऐसे परिजनों ने कहा था। लेकिन अभी तक अंदर से कोई बात, चूंकि 4 घंटे, लगभग 3 घंटे 4 घंटे हो चुके हैं, लगातार वो परिजनों से बात कर रहे थे। उनके भाई को भी बुलाया गया है, जो जलालपुर के शौरी गांव में रहते हैं, उनको भी बुला करके बात की है। तो कहीं ना कहीं जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उसे लेकर के क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा, और कुछ अन्य तथ्य जो मिसिंग लिंक्स है, उससे भी परिजनों से लिया जा रहा है कि कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। तो तमाम बातों को लेते हुए एसएसपी यहाँ पहुंचे हुए हैं और परिजनों से बात कर रहे हैं। हालांकि जब वो बाहर निकलेंगे तो हमारी बात होगी, वो क्या बताते हैं तो हम लोग अपने दर्शकों को बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। और 4 घंटा से लगातार बातचीत चल रही है घर के अंदर में रुपेश के परिजनों के, जहाँ पत्नी है, भाई है और तमाम जो परिजन है, बहन है, तमाम लोगों से बात कर रहे हैं एसएसपी जी। बिल्कुल संतोष, न्यूज 18 के डिबेट शो में रुपेश की पत्नी हमारे साथ जुड़ी थी और उन्होंने पुलिस की थ्योरी पर जिन मुद्दों पर सवाल उठाया था वो कुछ इस तरह से हैं। रुपेश की पत्नी ने कहा था कि पुलिस जो है वो ये दावा कर रही है कि रुपेश की ऋतुराज के साथ हाथापाई हुई थी, रुपेश ने ऋतुराज की पिटाई की। पत्नी ने साफ किया कि कोई पिटाई की घटना नहीं घटी थी। रुपेश गाड़ी से नीचे उतरे थे और तब तक ऋतुराज वहां से भाग चुका था और पत्नी ने, नीतू जी ने मांग की थी कि अगर हाथापाई हुई है, रुपेश ने ऋतुराज की पिटाई की है, तो वो सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए। तो ऐसी कई बातें थी जो पुलिस की थ्योरी में जिसका जिक्र था, लेकिन पत्नी ने उन बातों को मानने से इनकार किया था। क्या कहेंगे संतोष? और न्यूज 18 ने भी नीतू जी से, रुपेश की पत्नी से पूछा था कि क्या पुलिस के आला अधिकारियों ने आपसे मुलाकात करके थ्योरी आपको समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि पुलिस के किसी बड़े अधिकारी ने उनसे मुलाकात नहीं की। क्या कहेंगे संतोष, बताइए। जी बिल्कुल, न्यूज 18 ने शुरू से ही इस घटना को काफी सलीके से पेश किया है और बहुत संयमित ढंग से इस मामले को समाज के सामने रखा है। और परिजन भी कहते हैं कि न्यूज 18 ने जो रिपोर्टिंग की है उसके परिजन भी कायल है। और यही कारण है कि सबसे पहले रुपेश की पत्नी ने न्यूज 18 से ही बात की। जब ये पूरा मामला सामने आया तो उन्होंने न्यूज 18 से बात की और उन्होंने अपनी बात को कहा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कारण बताया, पत्नी का साफ तौर पर कहना कि हत्यारा कौन है, इससे इनको कोई ये सवाल नहीं है। हत्यारा वही हो सकता है जिसे पुलिस ने पकड़ा, लेकिन कारण जो बताया जा रहा है उसको लेकर के जो सवाल खड़े कर रहे हैं, इतनी छोटी कारण के लिए रुपेश की हत्या हो, ये परिजनों को गले से नहीं उतर रहा है। इसी को लेकर पुलिस पर सवाल उठाया जा रहा है। तो पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि सवाल आखिर क्यों खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से इस पूरे मामले का उद्भेदन करने का दावा किया था, तमाम तथ्य रखे थे, साक्ष्य रखे थे, वो जो बरामद सामान है, पिस्टल है, तमाम सामान मीडिया के सामने रख दिया, समाज के सामने रख दिया। तो परिजनों ने जब सवाल उठाया तो पुलिस स्वयं ये वेरीफाई करना चाहती है। एसएसपी स्वयं आए हैं, 3 गाड़ियों से आई है पुलिस यहाँ पे, कुछ पदाधिकारी भी उनके साथ में, तमाम लोग बात कर रहे हैं अंदर में। और क्या बातें छन के सामने आ रही है, फिलहाल
कोई नहीं बताने के तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस उन जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब ढूंढने के लिए यहाँ आई है। क्या सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्या मिसिंग लिंक है, किस तरह की चूक पुलिस से हुई है, या फिर परिजन कहीं किसी गलतफहमी के तो शिकार नहीं है। तो तमाम बातों से अंदर पूछताछ हो रही है। एसएसपी अपने पूछताछ के बाद जब सामने बाहर निकलेंगे, कुछ बताएंगे तो हम लोग बता पाने में सक्षम हो पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कई पुलिस की जो थ्योरी है उसमें कई खामियों का जिक्र विपक्ष भी कर रहा है और परिवार भी कुछ बातों से वास्ता नहीं रखता। परिवार का भी मानना है कि इस थ्योरी पर हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में एसएसपी की मुलाकात जो है कई बातों की तरफ इशारा कर रही है। कुछ सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी संतोष आप तक पहुंच रही है क्या? देखिए, अभी कोई सूत्र बताने के तैयार है, क्योंकि अंदर में बातचीत चल रही है। अंदर से किसी भी परिजन को बाहर नहीं आने दिया रहा। हालांकि बीच बीच में कोई परिजन बाहर जरूर निकल रहे, लेकिन वो भी कुछ बात नहीं कर रहे हैं। तो ये कहना मुश्किल है। अभी हमारे उनके एक रिलेटिव से बात हुई तो उन्होंने जरूर कहा कि एसएसपी ने कहा कि हम सांत्वना देने आए हैं। इतना जरूर उन्होंने कहा कि सांत्वना देने के बहाने ही ये पूछताछ चल रही है। तो परिजनों से काफी फ्रेंडली माहौल में बातचीत अंदर चल रही है। किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि तनावपूर्ण माहौल। अंदर में ठीक ठाक से बातचीत चली, जो हमें जानकारी मिली है। चूंकि एसएसपी लगभग 4 घंटे से घर के अंदर बैठे हुए, उनके भाई जो जलालपुर के सौरी गांव में रहते हैं उनको बुलाया गया, बड़े भाई को। बड़े भाई से भी पूछताछ कर रहे हैं, परिजनों से बात की, पुतनी से बात की। तो अभी तमाम बातें जो पूछताछ करने के बाद संतोष, पुलिस के बाहर निकलने का इंतजार करते हैं और देखना होगा कि उसके बाद जब पुलिस की बातचीत खत्म होती है तो एसएसपी क्या कहते हैं और रुपेश के परिवार वाले क्या कुछ कहते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया संतोष। बढ़ते आगे बात करते हैं भागलपुर की, जहां रंगदारी को लेकर सरेआम फायरिंग की गई है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद है। घटना नाथनगर थाना क्षेत्र के मेन बाजार की है, जहां अपराधियों ने दुकानदार पर फायरिंग की। कारोबारी बलवीर मंडल से रंगदारी मांगी गई थी। रुपए नहीं देने पर अपराधी रुपेश यादव अपने गुर्गों के साथ बलवीर मंडल की दुकान में घुसा और फायरिंग की। हालांकि किसी को गोली नहीं लगी। पटना के पौष इलाके कंकड़बाग में अपराधियों ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल परिसर में फायरिंग कर सनसनी फैला दी। मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फायरिंग करने के बाद अपराधी आराम से निकल गए। हालांकि सीसीटीवी में फायरिंग करने वाले की तस्वीर कैद हो गई और वो जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी का गुर्गा बताया जा रहा है। हवाई फायरिंग की गई, उसी को देखते हुए हम लोग जांच कर रहे हैं, हर एंगल पर जांच कर रहे हैं और जो भी है यहाँ के लोग हैं सबसे पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। अगर कोई बात आती है सामने तो हम लोग शेयर करें। रंगदारी की बातें सामने आ रही है, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये पहचान नहीं रहे उसको। राजधानी पटना में अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को चुनौती दी है। पौष इलाके कंकड़बाग की घटना है और ये ठीक हमारे सामने मॉडर्न हॉस्पिटल है और यहीं पर अपराधी ने फायरिंग की है। अपराधी एक था जिसने फायरिंग की यहाँ पर हॉस्पिटल में घुसकर, लेकिन उसके साथ कई उसके साथी भी हॉस्पिटल के अगल बगल में खड़े थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। हॉस्पिटल की तस्वीर है अंदर की, जहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। कंकड़बाग थानाध्यक्ष हैं, दूसरे पुलिसकर्मी हैं, सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार भी पहुँच गए हैं और पूरे मामले की छानबीन जो है वो चल रही है। फिलहाल जो हॉस्पिटल के अधिकारी हैं वो पूरे मामले के बारे में सिटी एसपी समेत तमाम जो दूसरे अधिकारी हैं वो बता रहे हैं और आप देख सकते हैं सामने जो पुलिसकर्मी हैं वो भी खड़े हैं। हॉस्पिटल के बाहर जो पुलिसकर्मी हैं वो खड़े हैं यहाँ पर। वो आया तो वहाँ से यानी अथी किया, उसके बाद गार्ड साहब पर टाना, गार्ड साहब यानी कि नहीं यानी कुछ बोले तो उसके बाद ऊपर यानी कि बोला करे हट जाओ, नहीं तो वो वजह बैठे रहेंगे। उसके बाद एजा से आया, उसके बाद ऊपर रुके फायरिंग किया। कुख्यात अपराधी के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी संलिप्तता इस पूरे मामले में और उसी के गुर्गे ने फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। प्रथम दृष्टया मामला रंगदारी का है, लेकिन देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले का कैसे उद्भेदन करती है। लेकिन वाकई में ये मामला रंगदारी का अगर सामने आता है तो ये कारोबारों के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। बहरहाल देखना होगा पुलिस इस मामले का उद्भेदन कब तक और कैसे कर पाती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए एक अहम खबर आपको बताएं, जहां आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को लेकर विवादित बयान दिया, जिसमें कहा है कि सचिन को भारत रत्न देना अपमान है। बता दें कि सचिन ने विदेशियों की ट्वीट पर पलटवार किया था, जिसके बाद आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का ये बयान जो है वो सामने आया।
किसान क्या जानते हैं भाई? ये ट्विटर की राजनीति जो है ये आजकल शुरू हुई है। पूरा सब लोग ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं। तो जो किसान है, गांव में रहने वाला आदमी है, उसको ट्विटर के बारे में क्या जानकारी है? या वो ग्रेटा थर्बो के बारे में क्या जानता है? या वो जो औरत है गाने वाली, उसके बारे में क्या जानता है? और उसके खिलाफ जो है आपने उतार दिया सचिन तेंदुलकर को। ये सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है, और भारत रत्न धारी आदमी जो है माने तरह तरह के उत्पाद का विज्ञापन करता है, मॉडल बना हुआ है। तो भारत रत्न का अपमान है सचिन तेंदुलकर जैसे आदमी को भारत रत्न देना। उस समय जिस समय मिला था, उस समय हमने मजबूती के साथ विरोध किया था। ये इन लोगों से बयान दिलवा करके आप क्या चाहते हैं कि दुनिया आंख पर पट्टी बांध ले? इस तरह से नहीं होता है। दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है। आखिर सचिन ने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए उनसे भारत रत्न वापस लेने की मांग की जा रही है, वो भी उसी यूपीए के सहयोगियों की ओर से जिस यूपीए ने सचिन को भारत रत्न दिया। दरअसल सचिन ने किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी विदेशी ताकतों को ट्वीट के जरिए जवाब दिया। रेहाना और ग्रेट जैसी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को कहा कि भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता है। बाहरी ताकतें दर्शक तो हो सकती हैं, लेकिन सहभागी नहीं। भारतीय भारत को जानते हैं और भारत के लिए उन्हीं को फैसला करना चाहिए। भारत को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहने दे। तो सचिन का ये ट्वीट है, जिसके बाद शिवानंद तिवारी नाराज हुए और सचिन को भारत रत्न देने पर सवाल उठा दिया। सवाल है कि क्या विपक्ष से पूछकर कोई अपनी बात रखेगा? तो सचिन ने ट्वीट करके विदेशी ताकतों पर, विदेशी प्रोपेगेंडा पर सवाल उठाया और उसके बाद कुछ सवाल न्यूज 18 उठा रहा है, क्योंकि शिवानंद तिवारी ने विवादित बयान दिया है। सचिन को भारत रत्न दिए जाने पर सवाल उठाया, जिसके बाद न्यूज 18 के सवाल देखिए। क्या सचिन तेंदुलकर को अपनी बात कहने का हक नहीं है? क्या सियासत के हिसाब से भारत रत्न तय करेंगे? शिवानंद तिवारी जी जिस दल में है, उस दल का सोचिए ऐसा। ये लोग अवार्ड वापसी गैंग के लीडर हैं। सचिन तेंदुलकर देश का ही गौरव है। पूरे देश ने, विश्व में नाम कमाने का काम किया सचिन तेंदुलकर। धन्य उस मां ने जिस पुत्र को जन्म दिया, उस व्यक्ति का नाम सचिन तेंदुलकर, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, भारत का नाम रोशन किया। इस तरह का भाषा का प्रयोग शिवानंद तिवारी, तो मैं तो शिवानंद तिवारी से यही कहूँगा कि राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, जो इनको पेंशन मिलता है वापस कर दिया, नहीं ले। जो इनका नेता है तेजस्वी यादव, वो भी क्रिकेट खेलते थे, जब उनसे भी बात कर लेना चाहिए शिवानंद तिवारी जी को। राजनीति में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, राजनीति में विषय की मर्यादा होनी चाहिए। आज शिवानंद तिवारी जी ने उसको भी तार तार किया है। हम सभी बिहारवासी आज इससे दुखी हैं और हम पुनः अपने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के साथ अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं और पूरा भारत आज सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा है। देखिए, सचिन तेंदुलकर साहब भी अपनी भावना को ट्वीट के माध्यम से अवगत कराए हैं देश को, लोगों को। उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है शिवानंद तिवारी, उनका वो व्यक्तिगत बयान है। इस बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन किसानों के साथ कौन कौन लोग हैं, इस पे भारत की निगाहें हैं और भारत रत्न देना और लेना हमारे बस की बात नहीं है। अगर किसी ने अपनी टिप्पणी की है तो उनका वो व्यक्तिगत बयान होगा। सीतामढ़ी में अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं। कई सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, जहां बुनियादी सुविधाएं भी मौजूद नहीं है। इन सेंटर्स की जांच पर हमेशा सवाल उठते हैं और मरीजों की जान को खतरा रहता है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी सदर अस्पताल रोड में और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सीतामढ़ी सदर अस्पताल के आसपास 20-25 से ज्यादा ऐसे अल्ट्रासाउंड केंद्र हैं जो बिना निबंधन के पिछले लंबे अरसे से चल रहे हैं, जिसके पास किसी भी तरीके का कोई प्रमाण पत्र नहीं है और न ही प्रशासनिक मंजूरी है। और ऐसे अल्ट्रासाउंड धड़ल्ले से चल रहे हैं जहां गरीब मरीजों का आर्थिक शोषण किया जाता है। हालात ये है कि सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भी गरीब मरीजों के लिए अल्ट्रासाउंड केंद्र खोला गया था, जहां मुफ्त में गरीबों का अल्ट्रासाउंड कराया जाता था, लेकिन पिछले 2 साल से वो सुविधा पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। और यही कारण है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो ऐसे अल्ट्रासाउंड केंद्र में आते हैं जहां
जिसका कोई निबंधन नहीं है, जो मनमाने तरीके से चलते हैं और प्रशासनिक अनुमति ऐसे अल्ट्रासाउंड केंद्रों के लिए नहीं बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड होता है, ऐसे अल्ट्रासाउंडों के लिए कोई नियम कानून नहीं है, वे धड़ल्ले से चल रहे हैं। गाहे बगाहे जो प्रशासन के लोग हैं ऐसे अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कार्रवाई करते हैं, उन्हें सील भी किया जाता है, लेकिन फिर बाद में अल्ट्रासाउंड केंद्र फिर से चालू हो जाता है, जहां गरीब मरीजों का आर्थिक दोहन होता है। बताइए क्या स्थिति है? अल्ट्रासाउंड जो केंद्र जो चलता है उसमें क्या व्यवस्था रहती है? सबसे पहले तो यह सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहाँ अल्ट्रासाउंड केंद्र में बैठने की सुविधा नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है। अब बहुत सारे जो अल्ट्रासाउंड है रजिस्टर्ड नहीं है, सरकारी अनुमति नहीं है, फिर भी वो सुचारू रूप से चल रहा है यहाँ पर। और अवैध तरीके से यहाँ पे लिंक की भी जांच मोटी रकम लेकर के किया जाता है। बहुत सारे अल्ट्रासाउंड आपको हॉस्पिटल रोड में ऐसा मिल जाएगा। कार्रवाई नहीं करती, प्रशासन कभी कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ पर समझिए मोटी रकम लेकर के लिंक की बड़ी मात्रा में जांच चल रहा है इस हॉस्पिटल रोड में। आपको तो आपने देखा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि अवैध तरीके से चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर प्रशासन की नजर नहीं है और यहाँ पर लिंक जांच की भी सुविधा की जाती है। मोटी रकम लोगों से ली जाती है और लिंक जांच सुविधा भी उनको प्रदान की जाती है और चोरी छुपे यह काम होता है, लेकिन प्रशासन को सब चीज की खबर है, बावजूद कोई कठोर कार्रवाई ऐसे केंद्रों पर नहीं की जाती है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। जमुई सदर अस्पताल में महिला ओपीडी बीते 4 दिनों से बंद है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। खाली पड़े महिला ओपीडी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई सदर अस्पताल का जो महिला ओपीडी है वो यहाँ पर डॉक्टर बीते 2 दिनों से नहीं बैठ रही हैं। बताया जा रहा है कि जिस डॉक्टर यहाँ पर 3 डॉक्टर है, जिसमें 2 डॉक्टर महिला डॉक्टर ट्रेनिंग में गई हुई हैं, जिस कारण यहाँ पर इलाज नहीं हो रहा है। देख सकते हैं कि जो डॉक्टर्स का जो चेयर है वो खाली है। अब ऐसे में यहाँ पर इलाज कराने के लिए लोग तो आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं। अब पेशेंट का जो इलाज कहें, इलाज तो हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पेशेंट महिला पेशेंट जो आ रही हैं उनको यहाँ पर जो देख सकते हैं कि दूसरे कमरे में महिला डॉक्टर नहीं है, वो ओपीडी खाल में डॉक्टर नहीं है, तो दूसरे कमरे में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये महिला लोग आई हैं इलाज कराने के लिए और उनको जो सलाह दिया जा रहा है, हालांकि जो स्टाफ है, नर्सेज है, वो उन लोगों का कहना है कि हम लोग सलाह दे रहे हैं, दवाइयाँ नहीं लिख रहे हैं। लेकिन हैरानी परेशानी ये है कि अगर दवाइयाँ इनको नहीं मिले तो इलाज तो समुचित होगा नहीं, केवल सलाह से नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, डॉक्टर नहीं बैठी हैं, आप लोग सलाह दे रही हैं, इलाज कर रही हैं। इलाज सलाह इसलिए दे रहे हैं कि हो सकता है पेशेंट दर्द में आवे तो उसको कोई जांच नहीं रहे, तो जांच नहीं होगा तो कैसे डॉक्टर डॉक्टर तो ट्रेनिंग में गए हुए हैं। डॉक्टर ट्रेनिंग गए हुए हैं? नहीं, एक ठो हैं जो इमरजेंसी में, 2 को गए हुए हैं। 2 गई? हाँ। महिला ये लोग इलाज कराने आ रहे हैं तो इनको परेशानी हो रही है ना? परेशानी हो रही है। कितने दिनों से ये हालात है? ये तो सोमवार से है। सोमवार से, जैसा कि सोमवार से मतलब 4 दिन से मतलब। अच्छा एक बात बताइए, ये कितना परेशानी हो रही है? परेशानी तो दवाई एगो नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन ब्लड जांच हो जा रहा है। हम लोगों ये एंटीनेटल का सलाह देते हैं, एंटीनेटल में है तो इतना लिखने के लिए डॉक्टर नहीं रहेंगी तो कैसे परेशानी होगी ना? हाँ, परेशानी तो ऊपर इमरजेंसी जिसको ज़्यादा तकलीफ रहता है तो ऊपर भेजते हैं। और इनका कहना है कि जैसा कहना है कि इलाज इनका होना चाहिए, इलाज होगा तभी पता चलेगा, लेकिन सलाह से क्या होगा। हैरानी की बात है कि जब मान लीजिए कि डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर एक डॉक्टर है, तो इसका इंतज़ाम करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट जो आ रहे हैं उनका इलाज हो, क्योंकि ये सदर अस्पताल है और यहाँ पर जिले भर के मरीज आते हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। पथ परिवहन निगम जल्द ही पटना से बिहार के सभी जिलों के लिए बस सेवा शुरू करने वाला है। इसके लिए 70 बसों की खरीद हुई है, जिनमें से 15 एसी बस हैं। जल्द ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए भी बसों का परिचालन होगा। फिलहाल सभी बसें परिवहन निगम के ऑफिस सुल्तान पैलेस में है। परिवहन विभाग बिहार के हर जिले में अब बस चलाने की शुरुआत करने जा रही है और उसे लेकर आप देखिए परिवहन विभाग का जो कार्यालय है वहाँ पर 70 बसें आई है, नई बसें हैं ये सभी, और सभी जिलों के लिए ये बसें चलेंगी। पटना से जो भी जिले हैं बिहार के सभी जगहों तक जाएंगी और 2-2 बसें हर जिले के लिए मंगाई गई है। तो कुल 70 बसें जो है वो मंगाई गई है। साथ ही साथ इसमें 15
एयर कंडीशनड बस भी है। देखिए आप, ये आप सामने देख पा रहे होंगे, ये एसी बस है, ये भी मंगाया गया है। और इस तरह की बसें जो है वो यहाँ पर चलेंगी और साथ ही साथ दूसरे राज्यों में भी, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, वहाँ भी चलाने की प्लानिंग है। उन राज्यों में भी ये बसें चलाई जाएगी। तो पूरी बसों का जो खेप है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है और माना जा रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और इन तमाम चीज़ों का काम चल रहा है, तो वो सब होने के बाद 15 तारीख तक, इसी महीने के 15 तारीख तक ये माना जा रहा है कि इन बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। तो परिवहन विभाग का जो कार्यालय है पटना में, उसके मैदान में ये सभी बसें लगी हुई है और जल्द इन बसों की शुरुआत भी होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से पहले जो परिवहन विभाग की तरफ से बसें चलाई गई थी, उसकी स्थिति जर्जर है, कई बसें जो है वो बंद हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति फिर ना हो, इस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन जो 70 नई बसें हैं वो अब पटना आ चुकी है, जिसे अब पटना से दूसरे जिलों के लिए और राज्यों के लिए भी चलाया जाना है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए, क्योंकि आगे दिखाएंगे जोहार झारखंड।